दोस्तों आपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत तो सुनी होगी, लेकिन आजकल आप आईपीओ मार्केट में अगर देखें तो कुछ ऐसे आईपीओ आ रहे हैं जिनको एनालाइज करने के बाद भी अगर आप उनमें अप्लाई करते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, आप पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, आप कुल्हाड़ी में जाकर अपना पैर मार दे रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और आने वाले टाइम में दोस्तों अगर इस तरीके के आईपीओ आते हैं तो आप शायद उनसे बच पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें आपके काफी कुछ लर्निंग दोस्तों देखने को मिलेगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों वीडियो के मेन टॉपिक को हम डिस्कस करें उससे पहले एक चीज और डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है, और वो है दोस्तों सेबी के लिए। अब सेबी को ये चीज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए कि जो चीज एसएमई आईपीओ में पहले हो रही थी, यानी एसएमई बहुत फर्जी आईपीओ आ रहे हैं जो ऑब्वियसली कंपनी नहीं खुली है, उनके एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, भर रहे हैं बहुत। ऑब्वियसली आजकल आईपीओ मार्केट इतना ट्रेंड में है कि ऑब्वियसली ओवर सब्सक्राइब होते हैं, खासकर रिटेल कैटेगरी में, एचएनआई कैटेगरी में, और उसके बाद उनकी लिस्टिंग का क्या होता है आप सभी जानते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों सेबी के पास तो एसएमई आईपीओ का डीआरएचपी वगैरह फाइल नहीं होती, इसको एक्सचेंज देखती है। लेकिन मेन बोर्ड में भी दोस्तों अब वही हो रहा है। मेन बोर्ड में भी अगर आप देखें तो बहुत छोटे जो आईपीओ आ रहे हैं जिनका आईपीओ साइज बहुत छोटा रहता है, अगर आप उनमें देखें तो मेन बोर्ड आईपीओ में ऐसी लिस्टिंग हो रही है जो लगभग -15%, 20% लोअर सर्किट लग जा रहे हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद तो नहीं की जाती मेन बोर्ड आईपीओ में, जब कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और उसमें लिस्टिंग के साथ ही अगर लोअर सर्किट लग जाए तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो सेबी को थोड़े से कुछ नियमों में बदलाव करने की जरूरत है, इस मैटर को देखना चाहिए। अब किस तरीके से करना चाहिए वो ये आइडेंटिफाई सेबी को ही करना चाहिए। लेकिन इतने खराब आईपीओ अगर मार्केट में आ रहे हैं और जिसके सब्सक्रिप्शन नंबर फिगर बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन के बाद भी अगर क्यूआईबी के फिगर्स देखें तो इतने ज्यादा क्यूआईबी फिगर्स के बाद भी अगर सीधी सी बात है अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। और फिर ऐसे आईपीओ को मेन बोर्ड में क्यों आने दिया जा रहा है जो कि ऑब्वियसली बहुत छोटे हैं और फिर इस तरीके की लिस्टिंग हो रही है। ऑब्वियस जब कोई नया बंदा मार्केट में आता है आईपीओ मार्केट में तो वो उम्मीद करता है कि चलो वो आईपीओ में अप्लाई कर रहा है तो एटलीस्ट उसको एग्जिट तो मिलना चाहिए। लेकिन मेन बोर्ड आईपीओ में, एसएमई आईपीओ में तो रिस्क सबको पता है क्योंकि वहां पर टिकट साइज बहुत ज्यादा है, सब जानते हैं कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी की इशू होंगे, लॉट्स में सेल करना पड़ेगा, सिंगल क्वांटिटी आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही चीज मेन बोर्ड आईपीओ में होती है तो ऑब्वियसली दोस्तों ये थोड़ा सा आई ओपनर है और सेबी को इस बारे में दोस्तों देखना चाहिए। तो अब बाकी देखते हैं कि आगे कोई नियम बनते हैं कि नहीं बनते। लेकिन फिर भी चलिए वीडियो के अब आगे के मेन टॉपिक पे अगर हम देखें तो अब चूंकि आइडेंटिफिकेशन की बात है तो कंपनी ये सही थी, लेकिन अगर आप देखें आईपीओ की क्वालिटी, जैसे सबसे पहले अगर बात करें देव एक्सीलेटर की, जो करेंटली अगर आप देखें तो लगभग 15-20% के आसपास अपनी लिस्टिंग के टाइम से नीचे आ गया है। अब अगर इसके आईपीओ में भी देखें तो इसका जीएमपी वगैरह बहुत उस टाइम पे शानदार चल रहा था। ये अर्बन कंपनी के साथ में आईपीओ लॉन्च हुआ था, यानी समझ सकते हो वहां पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन था, लेकिन यहाँ पर भी भर भर के ओवर सब्सक्रिप्शन आया था। अगर इसमें आप कुछ मेन चीज देखेंगे तो बाकी प्राइस बैंड आपको ठीक ठाक नजर आएगा, 61, 50, 60 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड था। उसके बाद अगर आप देखें क्यूआईबी को भी इन्होंने लगभग 73% शेयर ऑफर किए थे, यानी क्यूआईबी का पोर्शन बहुत हैवी था। रिटेल को कम शेयर ऑफर करे गए थे, लगभग 10% के आसपास। लेकिन उसके बाद अगर कुछ चीजें देखिए आपको जब आइडेंटिफाई करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जैसे जनरली अगर मैं जिस आईपीओ में जैसे जनरली अप्लाई और अवॉइड करता हूं तो एक बेसिक सा पहले क्राइटेरिया ये होता है मेरा, एनालिसिस अलग चीज है लेकिन कुछ बेसिक चीजें अगर मैच नहीं कर रही है तो फिर वो बनता ही नहीं है दोस्तों। जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग देखें यार पोस्ट इश्यू, अब प्रोमोटर होल्डिंग पोस्ट इश्यू हो जा रही है 36.8%। तो सीधी सी बात है यार, अब क्यूआईबी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी जो हिस्सा आप बेच रहे हो क्यूआईबी को भी अगर मान लीजिए 75% बेच रहे हो तो क्यूआईबी जाके धंधा थोड़ी करने वाली है। अब प्रोमोटर्स, यानी सीधी सी बात है अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ही 50% से कम आ गई तो डिसीजन मेकर कौन होगा कंपनी का? क्यूआईबी तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिए आई थी, उन्होंने अपना पैसा लगाना है और आपके बिजनेस से पैसा कमाना है, सीधी सी बात है। तो अब इस तरीके की आईपीओ में जहां प्रोमोटर होल्डिंग 50% से कम होती है मैं पर्टिकुलरली वहां अवॉइड करता हूं। हालांकि दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूं, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है एजुकेशनल पर्पस के लिए, यानी पर्सनल व्यू है मेरा एजुकेशनल पर्पस की कि मैं इस तरीके से सीखता हूं। और आपको भी अपने जो विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो फाइनेंशियल्स भी उतने ज़्यादा दमदार नहीं लग रहे थे। हालांकि आप अगर पढ़ेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो इंक्रीमेंट हुआ था वो 303% हुआ था, लेकिन अगर आप पिछले साल से इस साल को कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू में वो 43 लाख से प्रॉफिट बढ़ के हो गया था 1,74,00,000 का। यानी आप समझ सकते हो कि परसेंटेज में 303 बात अलग हो जाती है भाई मेरे, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में कुछ प्रॉफिट ना के बराबर ही है। तो उसके बाद फिर ओवर सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर जो हाल हुआ है भाई देव एक्सीलेटर का, अभी आप देख ही रहे हो कि जो अभी होल्ड कर रहे हैं उसको वो अच्छे खासे लॉस में। इवन अगर आप कुछ चीजें और देखो जैसे डेट टू इक्विटी देखो 2.39 के आसपास देव एक्सीलेटर में थी, यानी हाईली डेट यहाँ इन्होंने ले रखा था, हाईली डेट इनके ऊपर था। और उसके बाद दोस्तों एक और सबसे जरूरी चीज, सीधी सी बात है यार, अगर म्यूचुअल फंड, अब चूंकि म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखेंगे उनमें नॉर्मल लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी लमसम के थ्रू,
और जो फंड मैनेजर है वो पैसा सीधी सी बात है स्टॉक मार्केट इक्विटी बॉन्ड, अब जिस हिसाब का इक्विटी फंड है तो इक्विटी में लगा रहे हैं। अगर वो इस आईपीओ में कोई वैल्यू नहीं देख पा रहे हैं तो सीधी सी बात है यार, फिर नॉर्मल अपने रिटेलर्स की तो बात ही क्या है। स्पेशली अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई भी ऐसा आईपीओ उठाइए जिसमें अगर आप उनका एंकर बुक देखेंगे, अब एंकर बुक का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है यार, वो लोग 30 दिन तक 50% हिस्सा बेच नहीं पाते और आगे 90 दिन के बाद ही बाकी रिमेनिंग 50% बेच सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स अगर चाहेंगे कि अगर ये स्टॉक अच्छा है, ये आईपीओ अच्छा है, तो ऑब्वियसली यार उनके पास चॉइस है, वो एंकर बुक में भी जाके उसको परचेज कर सकते हैं, कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एंकर बुक देखेंगे, स्पेशली जब मैं इन तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा तो आप समझ जाएंगे। एंकर बुक में आपको एक भी म्यूचुअल फंड दिखाई नहीं दे रहा, एंकर बुक फुल्ली सब्सक्राइब हुई है। आप जाके चेक कर लो, नाम चेक करोगे तो यूनिवर्सल सोमपो, जनरल इंश्योरेंस है, आभास फाइनेंस करके है, और मतलब बहुत कंपनी है। ये नहीं कह रहा कि ये सारी कंपनी खराब है, लेकिन स्पेशली ये सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट अपना कुछ पार करना चाहते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का मेन काम ही दोस्तों वहां पर इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न जनरेट करना है। तो उनकी रिसर्च जो होगी ऑब्वियसली वो अच्छी होगी, और अगर वो एंकर इन्वेस्टर में ही नहीं देख रहे हैं तो फिर बात ही खत्म हो जाती। फिर क्यूआईबी में तो आके अगर एंकर इन्वेस्टर में आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स वाले, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड जहां पर एंकर इन्वेस्टर है वहां पर डिस्काउंट लिस्टिंग नहीं होती, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार म्यूचुअल फंड्स वाले अगर एंकर इन्वेस्टर में है तो थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट वहां पर नजर आता है। तो आप डेवेक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स वाले नहीं थे, और जैसा कि मैंने कल भी आपको सेम एक वीडियो में बताया था। अब यार दूसरे की बात करो तो इस पे तो मैंने पर्टिकुलरली अपना रिव्यू वीडियो ही बनाया था वीएमएस टीएमटी का, जाके जाके देख लो। वहाँ थंबनेल में ही साफ लिखा था कि फेक जीएमपी से सावधान रहना है भाई, फर्जी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जीएमपी चल रहा था भाई उस टाइम पे 15-20% के आसपास। वो क्यों चल रहा था मुझे अभी तक समझ में आया ही नहीं है। आप देखिए इसका प्राइस बैंड था 99, अपर प्राइस बैंड पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू था, सबसे अच्छी बात ये थी। लेकिन उसके बाद देखो पहले ही रेड फ्लैग, क्यूआईबी को जो शेयर ऑफर करे गए 30%, सीधी सी बात है, और रिटेलर को चिपका रहे हैं कितना, लगभग 50%। जनरली उल्टा होता है ना, 50% क्यूआईबी, रिटेलर को 35%, लेकिन यहाँ 30% सिर्फ दिए गए क्यूआईबी को। एचएनआई का भी पोर्शन बढ़ा दिए गए 20%, और रिटेलर को थमा दिए गए 50% शेयर। अब आप समझ के खुद समझ सकते हो कि रिटेलर्स आईपीओ में अप्लाई करते क्यों हैं यार, थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन के लिए। बहुत कम लोग हैं जो लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, तो अल्टीमेटली उनको तो बेचना ही है, तो शेयर की तो वैसे ही बुरी हालत होनी थी। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर जरूर है, लेकिन अगेन 67%, और ऊपर से क्यूआईबी को भी ज्यादा हिस्सा आप दे नहीं रहे हो, तो रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन सीधी सी बात ज्यादा हो गया। अब रिजल्ट भी चेक करोगे फाइनेंशियल्स, तो वहां पर प्रॉफिट में इंक्रीमेंट था 14% का, रेवेन्यू 12% का, एब्सोल्यूट वैल्यू में प्रॉफिट लगभग 8.5 करोड़ का। यानी कि सीधी सी बात है, मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं हम, एसएमई के आईपीओ के बारे में नहीं। सेम मैंने इतने ही खराब वर्ड्स उस रिव्यू में भी बोले थे, आप जाके चेक कर लो, यकीन ना आए तो। बाकी दोस्तों वीडियो सही लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यानी ना एब्सोल्यूट वैल्यू में प्रॉफिट अच्छा। उसके बाद डेट टू इक्विटी देखो, कर्जा कितना ज्यादा कंपनी पे, 3.77 का डेट टू इक्विटी। ऐसा नहीं कि कर्जा खराब बात नहीं है भाई, बिजनेस के लिए होता है। इवन अभी टाटा कैपिटल का आईपीओ आप जब देखेंगे उसका रिव्यू, तो उसमें भी हाईली कर मतलब बहुत ज्यादा कर्जा उन पर भी है। लेकिन सीधी सी बात है, इतने छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन में इतना ज्यादा कर्जा, उसके बाद भी अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं है, क्यूआईबी को पोर्शन कम है, प्रमोटर होल्डिंग घटती जा रही, तो फिर मैं कहां से इसमें वैल्यू देख पाऊंगा। उसके बाद अगर आप सीधी सी बात है फिर अगेन आ जाओ एंकर इन्वेस्टर बुक पे, तो अगेन इनकी एंकर इन्वेस्टर बुक भी देखोगे तो वहां पर यहाँ पर भी सेम म्यूचुअल फंड ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया एंकर इन्वेस्टर में। इनके 5 लोगों ने सिर्फ एंकर इन्वेस्टर बुक में थे, जिसमें आप सेंट कैपिटल फंड है, मयंक मय बैंक सिक्योरिटी। अब बाकी जाके देख लो यार, ये सब सीधी सी बात है, कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट भी हैं जो ऑब्वियसली क्यूआईबी में अप्लाई कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो सीधी सी बात है। और अगर आप स्पेशली एक चीज और देखोगे, एंकर बुक की जब लिस्ट पब्लिश होती है उसमें अलग से ही बताया जाता है कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताना होता है सबको। तो वो क्यों बताना होता है, क्योंकि भाई सबका, अब ऑब्वियसली आईपीओ में अगर आ रहा है तो इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट आता है तभी, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ वीएमएस का भी सेम केस देख लो। अब अगर भाई एक और आईपीओ की बात करें जो आज लिस्ट हुआ है, वीएमडब्ल्यू वेंचर्स का, नाम बहुत शानदार है कंपनी का, लेकिन अगेन मैं इसके बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता था। उसका कारण था कल वाले वीडियो में भी सेम, जाके देख लो, मैंने वहां पर बोला था कि भाई इतना खराब आईपीओ है, मतलब क्या ही इसमें यार इंटरेस्ट है। और फिर भी लोग, हालांकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ, रिटेलर्स लगभग वन टाइम सब्सक्राइब फिर भी रिटेलर्स ने कर लिया। और उन्हीं की मेन हम बात कर रहे हैं, क्यूआईबी से फर्क नहीं पड़ता, उनके पास बहुत पैसा है यार। एचएनआई भी, जो स्मॉल एचएनआई है उनका फर्क पड़ता है, और रिटेलर्स का। तो अगर सब्सक्रिप्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो गया, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब लगभग हो गया था। अब वीएमडब्ल्यू का भैया जब आप देखोगे केस, तो कैसे इसमें आप, सीधी सी बात है, ये वही केस हो गया कि आप कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, जाकर उसमें पैर मार रहे हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अब ये देखो प्राइस बैंड ठीक है, प्राइस बैंड तो छोड़ ही दो यार, 99 रुपए, अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है, घंटा वो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब बाकी चीजें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज देखो,
QIB को शेयर ऑफर कितने करे गए? 1%। काहे के लिए एहसान कर रहे हो भाई? ये 1% भी रिटेलर को चिपका देते। HNI को 24% और अगर रिटेलर्स को देखें तो 75% रिटेल को कोटा को शेयर ऑफर करे गए। तो आपकी यार यही बुद्धि खुल जानी चाहिए थी कायदे से। जिन लोगों ने वो अप्लाई किया है यहीं पर उनको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पागल हो गए हो भाई? रिटेलर्स को 75%, QIB को 1%, कि QIB को फिर एहसान ही क्यों कर रहे हो देकर? आपको पता ही है कि कम से कम आप देखें, अगर नॉर्मल IPO में देखेंगे तो QIB कोटा रिजर्व होता है, लगभग 50% शेयर उनको ऑफर करे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1%। तो फिर एंकर बुक की तो बात छोड़ ही दो, म्यूचुअल फंड को तो भूल ही जाओ, एंकर इन्वेस्टर ही नहीं होंगे तो म्यूचुअल फंड्स वाले इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? तो भाई इस तरीके की IPO में फिर होगा क्या, आप समझ ही सकते हो। तो इसके आगे तो फिर देखना ही नहीं चाहिए था इस IPO का रिव्यू वगैरह। बाकी अगर सोच भी रहे होते तो यही प्लान आपको बदल देना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी अगर आगे बढ़ जाते हो तो बाकी चीज़ें भी देख लो, जैसे प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट इशू 73%, ठीक है, लेकिन अब प्रमोटर, अब बाकी अगर देखोगे तो यार पब्लिक को ही शेयर चिपका दिए 75%। तो आने वाले टाइम में भी अपनी होल्डिंग इसी तरीके से पब्लिक को शेयर चिपका के निकल जाएंगे, कौन इसकी गारंटी लेगा? फिर अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल्स भी तो उतने कुछ अट्रैक्टिव फाइनेंशियल्स भी नहीं दिख रहे हैं। पेट बढ़ा है पिछले साल से, अगर इस साल में देखेंगे 10% से 6% रेवेन्यू ग्रोथ है। ओवरऑल अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में देखेंगे तो 33 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। और कर्जा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कर्जा, अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखें तो 2.04, यानी ऑब्वियसली हर एक शेयर के लिए 2 रुपये का कर्जा भी कंपनी ने ले रखा है। अगर देखिए ना तो रिजल्ट अच्छे हैं, फिर अगर ऊपर ही अगर आप IPO की जो इंसाइट होती हैं, जैसे जनरली जब भी मैं बात करता हूँ QIB कोटा के बारे में और फिर एंकर बुक के बारे में, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, तो जब ये सब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो फिर इस तरीके की IPO में अप्लाई करने का लॉजिक बनता क्या है? आजकल के टाइम में अगर आप देखें तो हर दिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो जरूरी क्या है कि इस तरीके की IPO में अप्लाई करके कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया जाए? तो इस तरीके से दोस्तों IPO से आपको दूर रहना चाहिए, और अगर आप इस तरीके की चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्लली पैसा बने ना बने, लेकिन ऐसे चांस कम हो जाएंगे कि इस तरीके की IPO में जिसमें नेगेटिव लिस्टिंग होती है, वो भी 20% की, लोअर सर्किट लग जाता है पहली दिन, वो भी दोस्तों मेन बोर्ड के IPO में। तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही था कि आपको किस तरीके से IPO में दोस्तों बचना चाहिए। आने वाले टाइम में भी ऐसे बहुत सारे IPO आएंगे, और अभी भी ऐसे बहुत सारे IPO दोस्तों चल रहे हैं, तो अच्छी जगह रिव्यू देखिए। आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आता है तो। हम भी दोस्तों IPO के बारे में अपनी राय रखते हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं फिर क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूं दोस्तों, तो अल्टीमेटली डिसीजन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करनी है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों पब्लिक में होगी वो आपको जरूर हम पहुंचाएंगे, और जो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए और ऐसा इस चीज में गलत है या फिर अच्छा है, तो वो हम अपना व्यू रखते ही रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।